हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें हमने आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं एंड नया सिलेबस आपका बता दिया है कि आपका नया सिलेबस क्या होने वाला है एंड इस ईयर आपका क्या सिलेबस चलने वाला है। तो सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी कवर हो चुके हैं। तो अब हम एक एक टॉपिक लेकर के आपका पूरा स्टार्ट कर रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट का कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसको पूरी डिटेल में पढ़ाया जाए। तो इस पर ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियोस फर्स्ट ईयर से बना दिया है, जैसे जियोग्राफी का हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस तो आज स्टार्ट कर रहे हैं, आपके सोशियोलॉजी हो गया, आपकी हिंदी हो गया, आपका मध्यकालीन इतिहास था, आपका प्राचीन इतिहास था, इन सभी पर वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले आपके यहाँ पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है सब तो जाकर के देख सकते हैं एंड आपके लिए प्लेलिस्ट काफी हेल्पफुल होने वाला है जिसमें आपको पूरा एक सीरीज में मिल जाएगा सभी चीजें। ओके, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर के राजनीति शास्त्र के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है? राजनीति शास्त्र, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, अन्य विज्ञानों से संबंध। यानी कि अभी क्या हो रहा है, अभी आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो अभी आपका स्टार्ट हो रहा है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस के रूप में, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के रूप में, कहीं थोड़ा सा टॉपिक के रूप में पढ़ा है। अब यहाँ आपको पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट मिल रहा है पॉलिटिकल साइंस के रूप में, राजनीति विज्ञान के रूप में, राजनीति शास्त्र के रूप में। तो अब आपको यहाँ एक बेसिक रूप से, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में आपका भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आपका पूरा बेस स्टार्ट किया जा रहा है एंड आपको पूरा ब्रॉड में समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो बेसिक ये है कि सबसे पहले आप समझो कि राजनीति शास्त्र होता क्या है, क्योंकि अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, राजनीति शास्त्र की प्रकृति क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध क्या है। अन्य विज्ञान जैसे कि आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपकी राजनीति शास्त्र को छोड़ करके समाज शास्त्र हो गया, आपका नीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, क्या संबंध है राजनीति शास्त्र का उन विज्ञानों के साथ, उन सब्जेक्ट के साथ, सब कुछ ब्रॉड में पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि शाब्दिक अर्थ के रूप में आते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है पॉलिटिकल और साइंस। आपको पता है पॉलिटिकल और साइंस दो वर्ड से मिलकर के पॉलिटिकल साइंस बना है। अब जो ये पॉलिटिकल शब्द है ये यूनान के एक वर्ड है पॉलिस, उससे बना हुआ है, और साइंस तो आपको पता है इंग्लिश का एक वर्ड है साइंस जिसका अर्थ होता है विज्ञान। तो पॉलिस का अर्थ यूनानी भाषा में कहा जाता है राज्य या नगर से लिया गया है, और विज्ञान का अर्थ होता है क्या, साइंस का अर्थ होता है विज्ञान यानी कि क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कि राज्य का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है आपका सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सॉरी सोशल साइंस, यानी कि राज्य का क्रमबद्ध अध्ययन ही कहलाता है आपका पॉलिटिकल साइंस, के राज्य के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करना ही पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। अब देखो पॉलिटिकल साइंस को लेकर के कई सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार राजनीति विज्ञान को बांटा हुआ है। जैसे प्राचीन समय के बारे में बात किया जाए तो प्राचीन समय में जो पॉलिटिकल साइंस है इसको नीति शास्त्र कहा जाता था, राजनीति विज्ञान को क्या कहा जाता था, नीति शास्त्र कहा जाता था। और आप भारतीय इतिहास के बारे में बात करोगे थोड़ा सा मेडाइवल टाइम पीरियड में तो राजनीति शास्त्र को कहा जाता था दंड नीति। एंड अगर आप पाश्चात्य विचारकों के बारे में देखोगे तो राजनीति को उन्होंने अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है, उन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ राजनीति शास्त्र को। अगर आप कौटिल्य की बात करोगे तो कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र नाम दिया हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दिया हुआ है। तो आओ हम एक एक विद्वान के रूप में जानते हैं और उन्होंने किस किस तरह से बांटा हुआ है। तो देखो जो भी चीजें पुरानी थी उन सब चीजों पर उतना ज्यादा वैल्यू या उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाद में जब पाश्चात्य विचारकों ने इस पर अपनी राय रखनी शुरू की तब उसको बहुत ब्रॉड में समझा जाने लगा। तो पाश्चात्य विचारकों ने इसको 3 भागों में बांटा हुआ कि राजनीति शास्त्र को अगर समझना है तो 3 भागों में बांट करके हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला भाग है आपका राज्य के अध्ययन के रूप में, यानी कि राजनीति शास्त्र को कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि ये राज्य का विज्ञान है, यानी कि राज्य का अध्ययन करना, राज्य के बारे में जानना, राज्य को समझना, यही आपका राजनीति विज्ञान है। विद्वानों ने क्या कहा कि राज्य इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस, राज्य जो है राजनीति विज्ञान का सेंटर पॉइंट है और पूरी राजनीति विज्ञान राज्य में ही निहित है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना था। उसमें कौन कौन से विद्वान थे? तो उसमें सबसे पहले विद्वान आते हैं आपका ब्लांडसली। ब्लांडसली महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से, राजनीति विज्ञान कैसा विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? राज्य से है, और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, मतलब राजनीति विज्ञान का जो शुरुआत है अंत है किससे है?
राज्य से, और समझने का प्रयास करता है कि राज्य का जो बेसिक तत्व है, आधारभूत तत्व है, वो क्या है, इसका राज्य के लिए आवश्यक स्वरूप क्या है, राज्य किन किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति किया जा सकता है राज्य का, और इसका राज्य का विकास कैसे हुआ है। मतलब सब कुछ सेंटर पॉइंट क्या है, राज्य है राजनीति शास्त्र का। तो इस तरह से ब्लैंडस्ली महोदय ने प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद इसी पर अपना विचार रखते हुए डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के विषय अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय के बारे में अगर आप समझने जा रहे हैं तो इसकी शुरुआत और इसका खात्मा, मतलब पूरी तरह से राजनीति विज्ञान समाहित है राज्य के अंतर्गत, ये गार्नर महोदय का कहना है। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए डॉक्टर जकरिया कहते हैं कि राजनीति व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके अनुसार समष्टि रूप से राज्य को संगठित किया जाता है। इन्होंने कहा है कि उन आधारभूत सिद्धांतों का स्वरूप है जिसके द्वारा राज्य को समझा जाता है, अध्ययन किया जाता है और संगठित किया जाता है कि एक राज्य कैसे कैसे बना है, राज्य की क्या भूमिकाएं हैं, ये सब किसके अंतर्गत है, राजनीति विज्ञान का पूरा सार जो है वो राज्य के अंतर्गत है। तो इस तरह से इन सभी विद्वानों ने राज्य को राजनीति विज्ञान का सेंटर पॉइंट माना है। तो ये पहला तरीका हो गया, पहले रूप में इसको देखा गया है। एंड सेकेंड जो टॉपिक है, दूसरा रूप है, वो है सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को समझना। कुछ विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान का सेंटर पॉइंट गवर्नमेंट को मानते हैं, सरकार को मानते हैं कि कोई ऐसा होना चाहिए जो राज्य को चलाए, क्योंकि बिना किसी सरकार के राज्य की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा मानना है विद्वानों का। उन्होंने सरकार को सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना है कि अगर कहीं पर सरकार है तो राज्य उस क्षेत्र को बनाया जा सकता है। तो इन्होंने इसमें सबसे पहले विचारक आते हैं सीले महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तथ्यों का अनुसंधान करता है। कह रहा राजनीति विज्ञान जो है वो उसी तरह से जो राजनीति के तत्व हैं, जो सरकार के तत्व हैं, उनका अध्ययन करता है। जैसे संपत्ति शास्त्र में संपत्ति शास्त्र है उसमें संपत्ति का जितना महत्व है, जीव शास्त्र में जीवन का जितना महत्व है, बीजगणित के अंकों के ज्यामितीय शास्त्र में स्थान और लंबाई चौड़ाई का जितना महत्वपूर्ण अध्ययन किया जाता है, उसी तरह से राजनीति शास्त्र में सरकार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सरकार को उन्होंने क्या कहा, सेंटर पॉइंट है, सरकार के द्वारा ही सब कुछ समाहित है। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए लिकाक महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। यानी कि राजनीति विज्ञान एक ऐसी विद्या है जिसमें हम सरकार के बारे में जानते हैं कि सरकार ये है, ऐसा होना चाहिए, ये सरकार है, सरकार के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरह से दो प्रकार ये हो गया। और तीसरा प्रकार आता है आपका क्या, राज्य और सरकार दोनों के रूप में, यानी कि राज्य और सरकार दोनों का समाहित स्वरूप, उसको देखते हैं और उस पर कौन से विद्वानों ने अपनी क्या राय दी है, आओ शुरू करते हैं। तो तीसरा स्वरूप है आपका राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। अब राज्य और सरकार दोनों को अध्ययन के रूप में मानकर कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है। कई सारे विद्वानों ने इस पर कहा हुआ है कि सरकार के बिना राज्य और राज्य के बिना सरकार दोनों की कल्पना ही नहीं किया जा सकता, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर अपना विचार रखते हुए दिमाग कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से, यानी कि राज्य और सरकार दोनों से मिलाकर के ही राजनीति शास्त्र को बनाया जा सकता है, राजनीति शास्त्र को अच्छे से समझा जा सकता है। इसी पर अपना विचार रखते हुए पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत, राज्य का आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, वो कहलाता है आपका राजनीति शास्त्र। क्या कहते हैं पॉल जेनेट कि राजनीति विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान का वो अंग है जिसमें हम राज्य का बेस पॉइंट, आधार देखते हैं और सरकार उस पर सिद्धांत लागू करती है जिससे एक बेहतरीन राज्य होता है और जिसमें राजनीति आती है। इसी पर अपना विचार रखते हुए गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। क्या कह रहे हैं ये कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। एंड वंस अगेन लाइट चली गई है। अब लाइट आती है फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लाइट आ गई है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे गिलक्राइस्ट को कि गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है कि राज्य और गवर्नमेंट के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे एक राज्य को बेहतर किया जा सकता है, राज्य के लिए कौन कौन से रूल बनाए जा सकते हैं, कैसे एक राज्य बेहतरीन तरीके से चलाया जा सकता है। तो राज्य और सरकार के बीच क्या प्रॉब्लम्स आ रही, क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। और इसी पर अपना विचार रखते हुए हरमन हेलर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है।
क्या कहते हैं हरमन हेलर कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण स्वरूप, यानी कि राजनीति विज्ञान को अगर समझना है तो उसका संपूर्ण स्वरूप जो है वो क्या है, मानव विषयक मौलिक मान्यताओं से, यानी कि मानव से रिलेटेड एक राज्य है, उस राज्य को चलाने के लिए गवर्नमेंट है और मानव का उसमें क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मानव रिलेटेड जितने भी विषयक मान्यताएं हैं उनके द्वारा ही राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र का निर्माण होता है, अध्ययन किया जाता है। अगला उसमें उसी पॉइंट पर लास्ट के कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से, यानी कि राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है कि संगठित राज्य का, एक राज्य है जिसमें कई सारे लोग हैं, तो उस राज्य का और उन मनुष्यों के जीवन से जो रिलेटेड चीजें हैं, उनको कैसा रोल चाहिए, उनके जीवन में क्या चीजें होनी चाहिए, उनको कौन से अधिकार मिलने चाहिए, उनकी क्या कर्तव्य होने चाहिए, कौन कौन से कानून होने चाहिए, यानी कि राज्य और राज्य से संबंधित मनुष्यों के जीवन का अध्ययन करना ही राजनीति शास्त्र कहलाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें रखी गई राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में कि राज्य और सरकार दोनों ही राजनीति के बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। अब इसके बाद इतना सारा हमने समझ लिया कि तीन रूपों में हमने बांट दिया, एक राज्य को सबसे सेंटर पॉइंट मान करके अध्ययन किया गया, दूसरा सरकार को सेंटर पॉइंट मान करके अध्ययन किया गया, एंड तीसरा राज्य और सरकार दोनों को ही इंपॉर्टेंट रोल मानते हुए दोनों को मिला करके अध्ययन करने की एक रूप ये है। तो इतना सब कुछ हमने देखा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है राजनीति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र। हमने अर्थ जान लिया, परिभाषा जान लिया, अलग अलग टाइप्स से जान लिया, कैसे कैसे विज्ञान के रूप में लोगों ने इसको समझना स्टार्ट किया। अब राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में जानना है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है और इसका परिभाषा कैसा है। देखो राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में बहुत सारे विद्वानों में अलग अलग बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भरा पड़ा है। अलग अलग कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका जो उदय हुआ है या राजनीति विज्ञान का जो स्वरूप है, जो प्रकृति है, यह वैज्ञानिकवाद में है। कुछ विद्वान मानते हैं, बिल्कुल इसका विरोध करते हैं कि यह वैज्ञानिकता से दूर दूर तक कहीं भी इसका रिलेशन नहीं है। जैसे इस पर अपना विचार रखते हुए अगस्त काम्टे हो गया, आपके अगस्त कोंत हो गए, बोधा हो गए, इन सभी का विचार था क्या कि जो राजनीति शास्त्र है ये एक विज्ञान है, एक विज्ञान की तरह इसमें सारे फंक्शंस काम करते हैं। और उसी पर अपना विचार रखते हुए वकल कहते हैं कि ये राजनीति विज्ञान तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, विज्ञान होने की बात छोड़ दो इसको, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इस तरह से उस पर अपना विचार रखते हैं। इसी पर अपना विचार रखते हुए, वैज्ञानिकता पर अपना विचार रखते हुए मेटलैंड कहते हैं कि मैं जब किसी क्वेश्चन पेपर का प्रश्न पत्र देखता हूं राजनीति शास्त्र, तो प्रश्नों से ज्यादा मुझे प्रश्न पत्र का जो टाइटल है उसको देख करके हंसी आती है और खेद होता है कि उस चीज पर। इस तरह से इन्होंने वैज्ञानिकता को नकारा है। बट बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने वैज्ञानिकता को माना है कि जो राजनीति शास्त्र है उसमें वैज्ञानिकता कूट कूट कर भरी हुई है। तो वैज्ञानिकता को भी हम समझने वाले हैं कि किन किन वादों की वजह से या किन किन चीजों की वजह से बताया गया है कि वैज्ञानिकता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान के रूप में है। उसकी स्पष्टी करते हुए उन्होंने बताया है कि पहला चीज इसमें सुस्पष्ट, सुनिश्चित और क्रमबद्ध अध्ययन। विद्वानों का कहना है जो राजनीति शास्त्र है वो सुनिश्चित, सुव्यवस्थित, सुस्पष्ट एक क्रमबद्ध अध्ययन है कि एक राज्य क्या है, कैसे होना चाहिए, उसके कौन कौन से रूल है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, एक पूरी तरह से सिस्टम काम करता है। तो इसीलिए इसको हम विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान में भी आपको पता है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी तत्व के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को, सुनिश्चित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान। तो इसी तरह से ये भी फॉलो करता है, इसलिए ये विज्ञान है। ये विज्ञान होने के पक्ष में पहली दलील है। एंड इसी में आगे कहा गया है कि पर्यवेक्षण और प्रयोग संभव है। कहते हैं राजनीति शास्त्र में अलग अलग कानून अलग अलग टाइम्स पर लाए जाते हैं। आपने देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उस समय बनाया गया, फिर बाद में भी बहुत सारे कानून लाए गए, जिन कानून का कभी विरोध किया गया, कभी उसका सपोर्ट किया गया। तो यहां भी क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। कोई कानून बनाया गया, कुछ रूल्स लाए गए, क्या वो रूल्स जनता के लिए बेटर है, अगर होंगे तो जनता उसका सपोर्ट करेगी, क्या वो रूल्स खराब है तो जनता उसका विरोध करेगी। तो इस तरह से टेस्टिंग भी होता रहता है, एक प्रयोग भी चलता रहता है। इसी तरह से वैज्ञानिक में भी क्या होता है, विज्ञान में भी प्रयोग होते रहते हैं। एक टेस्ट फेल होता है, दूसरा टेस्ट लेकर के आते हैं, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश किया जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि पर्यवेक्षण और प्रयोग जो कि विज्ञान में होता है वो यहां भी संभव है, यह भी वैज्ञानिकता का निशानी है। तीसरी चीज है सर्वमान्य नियमों और सिद्धांतों की क्षमता है। जैसे विज्ञान में कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है जो सर्वमान्य है, हर जगह मान्य है, मतलब पूरा जिस भी सेक्टर में है पूरा उस सेक्टर में मान्य है। इसी तरह से कहते हैं कि राज्य भी जो राजनीति है उसके भी जो रूल्स हैं वो सर्वमान्य है। यानी कि कहीं अगर रूल बना दिया गया है, किसी आप इंडिया कंट्री में रहते हैं, आपके कुछ रूल्स हैं, आपके कुछ अधिकार हैं, आपके कुछ कर्तव्य हैं, वो आपके लिए, जितने भी लोग इस देश में रह रहे हैं सभी के लिए वो रूल है। तो इसी तरह से ये भी क्या है, इसके पास भी कुछ विद्वान जो विज्ञान है उसकी तरह सर्वमान्य नियम और सिद्धांतों की क्षमता है। अगला है आपका कार्य कारण संबंध स्थापित होता है। जैसे विज्ञान में है कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के
कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है, ऐसा विज्ञान का मानना है। उसी तरह से यहां भी कहा गया है कि कार्य कारण संबंध यहां भी हमें देखने को मिलता है। कैसे? जिस तरह से किसी राज्य का अगर शासन है, किसी राज्य में शासन इस तरह से किया जा रहा है, उसमें क्रूरता लाई जा रही है, अपनी जनता के प्रति विद्रोह जो है कि इसी तरह से किसी भी शासन में जब कोई चीज इस तरह से काम कर रही होती है कि हम अपने जो भी जनता है उसके बहुत बुरा उसका हाल करेंगे या उसके ऊपर गलत एक्शंस लेंगे या जनता के साथ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, जनता के ऊपर जो है विद्रोह की भावना उनके अंदर उपजेगी। अगर इस तरह की भावनाएं हम लेकर के आ रहे हैं, हम उनका कुछ भी नहीं सुन रहे हैं या उनके साथ गलत किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, तो विद्रोह होगा। ये दुनिया की किसी भी क्रांति को आप उठा करके देख लो, किसी भी दुनिया की कोई भी हिस्ट्री उठा करके देख लो, राजनीतियां बदली हैं, दुनिया बदला है, लोगों का पावर चेंज हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस अगर किसी ने किसी के ऊपर अत्याचार किया है तो जनता ने विद्रोह किया है। तो इसी तरह से कहते हैं कार्य और कारण का संबंध भी स्थापित होता है, इसलिए वैज्ञानिकता है। एंड अगली चीज है भविष्यवाणी की क्षमता, कि अगर कहीं बार मान लिया किसी राज्य में किसी भी जनता पर अगर अत्याचार किया जा रहा है तो रिवोल्ट होगा, ऐसा भविष्यवाणी किया जा सकता है। इस पर अपना विचार रखते हुए कई लोगों ने कहा, इस पर अपना विचार रखते हुए फाइन कहते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है इसमें हम एकदम एग्जैक्ट एकदम सुनिश्चित नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर इस तरह से सिचुएशंस आ रही हैं तो आगे क्या होने वाला है, क्या उसके बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं, हम अनुमान लगाया जा सकता है और वो अनुमान कई बार सही भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे पक्ष थे क्या कि ये क्या है, वैज्ञानिक है विज्ञान के रूप में। अब इसके विरुद्ध में कि विज्ञान नहीं है, इसके लिए भी कई सारे पॉइंट्स रखे गए। वो पॉइंट्स क्या है आओ देखते हैं। विषय की यानी कि इस विषय की राजनीति की वैज्ञानिकता के विरुद्ध में तर्क दिया गया। क्या तर्क दिया गया? सबसे पहला तर्क है जो यहां पर तर्क दिया गया था कि क्रमबद्धता और सुव्यवस्थित ज्ञान का अभाव है। यानी कि यहां पर जैसे कि भौतिक विज्ञान में एक पूरा रूल होता है, एक पूरा सिस्टम होता है, यहां क्रमबद्धता और विशेष ज्ञान का महत्व नहीं है, उतना ज्यादा इसमें इंप्लीमेंट्स नहीं दिखाई देते हैं, अभाव दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी रूल्स होंगे, जो भी सिस्टम होंगे, ये मनुष्यों पर आधारित होंगे और मनुष्य का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, उसके फंक्शंस अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर क्रमबद्धता नहीं दिखाई जा सकती कि हमेशा हर जगह सेम ही तरह से होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये पहला रूल था। दूसरा है सर्वमान्य नियमों का अभाव है। यानी कहते हैं यहाँ पर कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो होगा, हर जगह होगा, चाहे आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ हर जगह होगा। लेकिन आप कानून की बात कर लोगे, कहीं थोड़े से स्टेट में दूसरा कानून होगा, अलग जगह पर दूसरा कानून होगा, तो इस तरह से नहीं हो सकता ना, सर्वमान्य नियम नहीं लाए जा सकते हैं। जिस तरह से भौतिक विज्ञान में आप देखोगे हर एक चीज का अपना रूल है, एक्शन रिएक्शन का रूल है, वो यहां हर जगह काम नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये भी अभाव है। तीसरा है निश्चित पारिभाषिक शब्दावली का अभाव है। यानी कि जो भी चीजों को इन्होंने वैज्ञानिकता के रूप में परिभाषित किया है उसमें जो शब्दावलियों का यूज किया है उसमें विद्वानों में काफी मतभेद है। तो निश्चित शब्दावलियों का अभाव है, इसलिए भी एक रीजन हो सकता है। अगला है प्रयोग और पर्यवेक्षण संभव नहीं है। इन्होंने कहा प्रयोग और पर्यवेक्षण संभव नहीं है। जिस तरह से हम विज्ञान में पर्यवेक्षण कर सकते हैं या प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ हम बना रहे हैं या कोई भी चीज है जो रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, तो उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे वो हमारे ऊपर है। लेकिन यहां पर मनुष्यों से है, मनुष्य में हर बार सेम एक्शन हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का माइंडसेट अलग होता है। मनुष्य की सिचुएशंस के हिसाब से उसके अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपनी एबिलिटी, उसके व्यवहार, उसके एक्शन सब अलग हो सकते हैं। तो यही कह रहा है कि प्रयोग और पर्यवेक्षण इसमें संभव नहीं है। भविष्यवाणी संभव नहीं है। इन्होंने कहा भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। जैसे कि विज्ञान में भविष्यवाणी है कि अगर गोली चली तो सामने जो होगा वो मरेगा, तो इसी तरह से यहां भी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। और इसको कई बार लोगों ने माना भी है, लिकाक ने भी माना है, जो विज्ञानिकता का सपोर्ट करते हैं, फाइन ने भी माना है कि हम केवल भविष्यवाणी एकदम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो भविष्यवाणी संभव नहीं है। इस तरह से ये सारी चीजें बताया गया है। तो इस तरह से ये पक्ष रखे गए हैं कि ये वैज्ञानिकता का अभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे विद्वान, मैक्सिमम विद्वान यही मानते हैं कि ये वैज्ञानिकता में काफी हद तक चीजें हैं। तो क्या होता है कि ये एक एग्जैक्ट तो वैज्ञानिकता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकता के कई सारे पहलुओं को ये फॉलो करती है, पूरा करती है, इसलिए वैज्ञानिकता में इसको माना जाता है कि ये राजनीति शास्त्र जो है काफी वैज्ञानिकता है उसमें। अब आओ देखते हैं आगे कि राजनीति विज्ञान को अगर हमें पढ़ना है, हमें उसको अध्ययन करना है, तो उसकी कौन कौन सी पद्धतियां और ये पद्धतियां क्या हैं। तो देखो, राजनीति विज्ञान को समझने के लिए दो पद्धतियां सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक है आपका आगमनात्मक और दूसरी पद्धति है आपका निगमनात्मक। शुरुआत जब हुआ राजनीति विज्ञान को समझने का, राजनीति विज्ञान को अध्ययन करने का, उसमें ये वाला दूसरा वाला निगमनात्मक थ्योरी का उपयोग किया गया।
कई समय तक ये किया जाता रहेगा, काफी समय प्राचीन समय में इसी का उपयोग किया जाता रहा, इसी पद्धति के द्वारा समझा जाता रहेगा। इस पद्धति में क्या होता था कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ते रहते थे, कि कोई सामान्य चीज है उसको धीरे धीरे विशिष्टता की तरफ बढ़ाते रहे। एंड दूसरा है जो आपका आगमनात्मक पद्धति, यानी कि इसमें जो भी चीजें होती थी वो कुछ मान्यताओं के आधार पर या कुछ पुराने समय में किसी ने कुछ कह दिया उसके आधार पर चीजें होती रहती थी। लेकिन जो आगमनात्मक पद्धति बाद में डेवलप हुआ, ये साइंस पर, ये रिसर्च पर, ये फैक्ट्स पर डेवलप हुआ कि क्या चीजें हैं और इसका क्या रिस्पॉन्ड आने वाला है, यानी कि इसमें काफी वैज्ञानिकता हमें देखने को मिली आगमनात्मक पद्धति में। इसीलिए जो अभी राजनीति विज्ञान को अध्ययन करने की पद्धति है वो आगमनात्मक पद्धति है और इसी पद्धति के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसमें कोई कितना भी विशेष से विशेष चीज को सामान्य करके समझाने की क्षमता है, सामान्य रूप से उसको समझाया जा सकता है और दिखाया जा सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि इसका अलग अलग जो दूसरे साइंस है, दूसरे विज्ञान है, उनके साथ इसका संबंध क्या है और कैसा है, उसको आइए समझते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कि राजनीति शास्त्र का जो अन्य विषय है उनसे क्या संबंध है। तो राजनीति शास्त्र का अन्य विषयों से संबंध समझते हैं। इसमें सबसे पहले समझते हैं कि राजनीति और नीति शास्त्र में क्या संबंध है। तो देखो, राजनीति और नीति शास्त्र का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि राजनीति जो है वो एक टाइम पर शुरुआत में हमने बात किया हुआ था, पहले ही जब मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर, पहले ही मैंने बताया आपको कि राजनीति को पहले प्राचीन भारत में नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि राजनीति एक ऐसे रूल में चलेगी जो नीतियों पर आधारित होगी, कुछ इसके वैल्यूज होंगे जो एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करेंगे उनके जनता में, उनके लोगों में कि इस तरह से रूल होना चाहिए। तो राजनीति और नैतिकता का बहुत गहरा संबंध है। कोई भी राजनीति टिक नहीं सकती अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है। अगर जनता के अंदर नैतिकता की भावना नहीं डेवलप की जा पा रही है या नैतिकता के लिए रूल्स नहीं बनाए जा रहे हैं, या जिन रूल्यों को समाज में फॉलो किया जाता है, जिन मूल्यों को समाज में फॉलो किया जाता है, जिन वैल्यूज को समाज में फॉलो किया जाता है, अगर उसमें नैतिकता नहीं दिखाई दे रही है या उसमें नैतिकता नहीं है, तो वे वैल्यूज, वो समाज बहुत दिनों तक एग्जिस्ट नहीं करने वाला है और वो राज्य भी बहुत दिनों तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा जिसमें समाज को लेकर के इस तरह की भावनाएं दिखाई जाएंगी। तो समाज को और राजनीति और एक तरह से नीति शास्त्र दोनों बहुत गहरे संबंध है और राजनीति का, नीति शास्त्र का राजनीति में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, दूसरी चीज है वो राजनीति और अर्थशास्त्र में संबंध। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राजनीति और अर्थशास्त्र का संबंध भी काफी गहरा है, क्योंकि दोनों ही किसी राज्य को ऊपर उठाने के लिए, दोनों ही किसी राज्य को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। एक राज्य की राजनीतिक सपोर्ट, एक राज्य की राजनीतिक नीतियां, राजनीतिक जो भी रूल बना रही है, जो भी चीजें समाज में आ रही हैं, जो भी चीज राजनीति के अंतर्गत आ रही है, अगर उसमें पैसा नहीं है तो वो चीज उतना वर्क नहीं कर पाएगी, उतना वो इफेक्टिव नहीं कर पाएगी या समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। दुनिया का कोई भी समाज जो अधिक फाइनेंशियली स्टेबल है वो दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा है, उसके समाज में हर एक चीज धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको समाज हल कर पा रहा है और एक स्टेबल राजनीति चल पा रही है। और जिस समाज में आप देखोगे जो है बुरी हालत है जनता की, जनता एक एक पैसे की तरस रही है, उस जगह पर हर जगह ना राजनीतिक स्टेबिलिटी है, ना सोशल स्टेबिलिटी है, ना लोगों में स्टेबिलिटी है। लोगों का समाज को लेकर के, राज्य को लेकर, राजनीति को लेकर के नजरिया भी अलग है, नजरिया भी गलत है। तो आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश को अगर उन्नति करना है, किसी भी देश के समाज को अगर खुशी चाहिए, तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, तब वो उस लेवल से ऊपर उठ करके कुछ अपने बारे में सोच सकेगा, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी या अपने देश, समाज, राज्य के बारे में सोच सकेगा। अगर उसकी पूरी की पूरी दिमाग, पूरा का पूरा थिंकिंग उसकी केवल सर्वाइवल पर आ जा रहा है, किसी तरह से मैं सर्वाइव कर सकूं, इतना मुझे करने के लिए इतना कमाना है, इतना मुझे इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, इतना मेहनत करके मैं केवल सर्वाइव कर पा रहा हूं, फिर आगे अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, राज्य के बारे में वो व्यक्ति क्या सोच सकता है। तो राज्य की आर्थिक स्थिति राजनीति शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अगला चीज है राजनीति और समाज शास्त्र में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजनीति और समाज शास्त्र में बहुत संबंध है। क्यों? क्योंकि राजनीति आप किस पर करोगे, समाज पर ही। तो समाज को समझना, समाज के बारे में जानना, समाज किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, समाज क्या कर रहा है, समाज किस तरह से होना चाहिए, समाज अगर बेहतर रहेगा तो ही राजनीतिक रूल, राजनीतिक मूल्य जो भी है, जो भी वैल्यूज हैं वो डेवलप किया जा सकता है। अगर समाज उसके खिलाफ है, समाज उसके बारे में नहीं सोच रहा है या उस तरह की चीजें नहीं अपना रहा है, तो आप कोई भी वैल्यूज डेवलप करना चाहोगे, कोई भी कानून लाओगे, वो समाज चलने वाला नहीं है। तो राजनीति को अगर स्टेबल रहना है तो पहले सोशियोलॉजी सीखना पड़ेगा। समाज शास्त्र को कोई भी राजनीतिज्ञ जो है उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि समाज शास्त्र को समझना, सामाजिक मूल्यों को समझना किसी भी राजनीति के लिए बहुत बड़ी मायने निभाता है। और जो मैंने अर्थशास्त्र की बात किया, अर्थशास्त्र पर जो भी चीजें पहले समय में अर्थशास्त्र को लेकर के आई, जो भी राजनीति को लेकर के पहले वैल्यूज बने कि राजनीति ये है, तो पहले राजनीति को समझाया जाता था राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में, उसको सब्जेक्ट दिया गया था। बाकी अगर बात किया जाए कौटिल्य की, तो कौटिल्य ने अपनी जो पहली पुस्तक लिखी थी राजनीति पर, उसका नाम ही था अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र कितना इंपॉर्टेंट चीज है या अर्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है राजनीति अगर चलनी चाहिए तो। इसी तरह से समाज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है किसी भी राजनीति को समझने के लिए, चलने के लिए।
ओके। इसके बाद आता है आपका राजनीति और मनोविज्ञान में संबंध। बहुत गहरा संबंध है राजनीति और मनोविज्ञान में। किसी भी देश की राजनीति उसके लोगों के मनोविज्ञान या उनकी मानसिकता, उनकी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। आप देखोगे यूएसए भी आजाद देश है और इंग्लैंड भी आजाद देश है, लेकिन इंग्लैंड में आज तक जो राजा का स्थान है, जो रानी का स्थान है, वो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके लोगों ने माना हुआ है कि जो रानी का स्थान है या जो राजा का स्थान है वो उनके ऊपर बना रहना चाहिए, और वो तब तक सुरक्षित है, तब तक शांति में रह सकते हैं जब तक बकिंघम का जो उनका महल है उसमें राजा या रानी का राज रहेगा, तब तक उनकी जनता सुखी रह सकती है। तो ये एक मनोवृत्ति का ही तो खेल है। दोनों ही लोकतंत्र है, दोनों में ही लोकतंत्र पाया जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर मनोवृत्तियां समझ में आ रही है। तो राजनीति, किसी भी देश की राजनीति, किसी भी राज्य की राजनीति वहां के लोगों की मनोवृत्तियों पर डिपेंड करती है। तो इसलिए समझना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्नर कहते हैं किसी भी राज्य में अगर आपको सफल बनना है या किसी भी राजनीतिक क्षेत्र को समझना है तो लोगों की मनोवृत्तियां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मनोविज्ञान का राजनीति के साथ बहुत गहरा संबंध बन जाता है कि लोगों का मत किस तरफ जा रहा है। किसी भी देश में प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, किसी भी देश में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो लोगों का मानसिक स्थिति किस तरफ जा रहा है, लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के आधार पर तो एग्जिट पोल्स लाए जाते हैं कि यहां से ये पार्टी जीत रही होगी, यहां से ये पार्टी जीत रहा होगा, इसको इतना सीट मिल रहा होगा। कहां से? लोगों की मनोवृत्तियां ही तो समझते हैं। तो मनोवृत्ति या मानसिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद अगला है आपका राजनीति और इतिहास में संबंध। बहुत गहरा संबंध है राजनीति और इतिहास में, क्योंकि आपको पता है कि राजनीति एक दिन में उगी हुई कोई चीज नहीं है, एक ही दिन इसको डेवलप नहीं किया गया है। राजनीति क्या है? समय समय पर धीरे धीरे एक विकसित प्रथा है, एक विकसित रूप है राजनीति जो हमारे समाज में देख रहे हैं। तो ये विकास हुआ है धीरे धीरे इतिहास के साथ। किसी टाइम पर ये चीजें डाउन भी गई थी, कहीं पर राजनीति की स्थिति बुरी तरह से फेल हुई, कहीं पर राजनीति की स्थिति बहुत अच्छी गई। तो हमने समाज से सीखा है, और अगर आपको राजनीति बेहतर चलानी है तो आपको पिछले समय से सीखना होगा कि किस राजा ने, किस जो भी उस समय स्टेबलाइज था या जो भी पावर में था, उसने क्या चीजें किया, क्या चीज उसने किया तो वो काफी वर्षों तक उसने शासन किया, और क्या चीज किसी ने गलती किया कि उसकी पूरी राज्य खत्म हो गया धीरे धीरे। तो ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये अगर आपको राजनीति स्टेबल करना है तो इतिहास को आपको उठा करके देखना ही पड़ेगा और उसको समझना ही पड़ेगा। तो राजनीति और इतिहास के बीच ये संबंध है। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में जियोग्राफी से क्या संबंध है तो आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी एरिया में आपको राज्य करना है, किसी एरिया का आपको राजनीतिक जो अस्तित्व है उसको संभालना है, तो आपको उस एरिया के ज्योग्राफिकल चीजों को भी देखना होगा कि यहाँ पर हम किस तरह से शासन कर सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से राज्य कर सकते हैं जिससे कि समाज बेहतर ढंग से कर सके, वहाँ की जनता हमारे खिलाफ ना हो जाए, उनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग चीजें देखनी पड़ेंगी। तो इसी तरह से जो भी सब्जेक्ट्स है कहीं ना कहीं वो राजनीति से रिलेटेड है, क्योंकि राजनीति राज्य से रिलेटेड है और राज्य लोगों से रिलेटेड है। तो लोगों से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सब लोगों के लिए ही तो है, तो सब कुछ समझना लोगों के लिए ही। तो इसीलिए राजनीति का हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ कनेक्शन है और हर तरह से राजनीति अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है, अपने आप को अपग्रेड कर रही है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला चैप्टर जिसमें हमने राजनीति शास्त्र को समझा कि क्या है राजनीति शास्त्र, विद्वानों ने उस पर अपनी क्या राय रखी है, अर्थ परिभाषा कितने भागों में बांटा है, किस किस रूप में पढ़ते हैं, विषय क्षेत्र इसका क्या है, इसके अध्ययन करने की पद्धतियां क्या है, अन्य जो भी विज्ञान है उनसे उनका संबंध क्या है, बहुत कुछ हमने सीख लिया इस चैप्टर में। बहुत ब्रॉड हो चुका है, आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट आई होप आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि हमने पूरा डिटेल इसका डिस्कस किया हुआ है। अब आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप डेफिनेटली इसके इतने योग्य हो चुके होंगे, इतना आपको समझ में आ चुका होगा, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, एलिजिबल होंगे। मैं आपको टेस्ट भी आगे लेने वाला हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या कितना आपने किया हुआ है, कितना आपके लिए आपने कितना इससे सीखा हुआ है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए। तो जाकर के देखो, ऑलरेडी 1400 वीडियोस अपलोडेड है बीए से रिलेटेड। प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, अपने अकॉर्डिंग पूरा एक सीरीज पाओ जहां से आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।